इतिहास की शुरुआत अक्सर उन घटनाओं से होती हैं जो देखने में तो शायद छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर सदियों तक रहता है। आज के इस विश्लेषक में हम बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है मध्यकालीन भारत यानी मेडिएवल इंडिया की शुरुआत की। और सच कहूं तो ये सिर्फ राजाओं और तलवारों के लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस्लाम धर्म के उदय और सिंध पर हुए उस पहले अरब आक्रमण की एक बेहद रोमांचक दास्तान है, जिसमें आने वाली कई सदियों के लिए हमारे उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा और संस्कृति ही बदल कर रख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि रेगिस्तान में पाले जाने वाले ऊंट, रमजान और त्योहारों में खाए जाने वाले मीठे खजूर, हमारे देश की पहचान बन चुका शब्द हिंदू और बचपन में पढ़ी जाने वाली पंचतंत्र की कहानियों का पूरी दुनिया में मशहूर होना, ये सब आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? बिल्कुल, इन सब का सीधा कनेक्शन 8वीं शताब्दी में हुए एक ऐतिहासिक आक्रमण से है। आज हम इतिहास के इन्हीं अनदेखे पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे एक घटना ने इन सारी चीजों को हमेशा के लिए आपस में जोड़ दिया। हमारे आज के इस सफर का रास्ता कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मध्यकालीन भारत का आरंभ, फिर इस्लाम धर्म का उदय, उसके बाद सिंध पर अरब आक्रमण, इस आक्रमण के क्या गहरे प्रभाव पड़े और अंत में इसके ऐतिहासिक निष्कर्ष। इतिहास को क्रोनोलॉजी यानी एक सही क्रम में समझना ही उसे सबसे मजेदार बनाता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मध्यकालीन भारत का आरंभ। 8वीं शताब्दी की उन खास घटनाओं पर जूम इन करने से पहले थोड़ा पीछे हटकर एक बार इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। प्राचीन भारत के अंतिम दौर में सम्राट हर्षवर्धन के जाने के बाद लगभग 800 से 1200 ईस्वी के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राजपूत राजवंश उभर रहे थे, जैसे परमार, चौहान, प्रतिहार और सोलंकी। अंदर ये सब चल ही रहा था कि ठीक उसी समय पश्चिमी सीमाओं पर एक नई हलचल दस्तक दे रही थी। एक ऐसी हलचल जिसने आगे चल के 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसी दौर में भक्ति और सूफी आंदोलन आए। दक्षिण में विजयनगर जैसे बड़े साम्राज्य बने और फिर 1526 से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी कहानी की पहली ईंट आखिर रखी कहाँ गई थी? इसका जवाब हमें भारत से बाहर मिलेगा। और यहीं से हम आते हैं दूसरे भाग पर, इस्लाम धर्म का उदय। कहानी का रुख अब बदलता है अरब प्रायद्वीप यानी अरेबियन पेनिनसुला की तरफ। यहीं पर इस पूरे युग के सबसे बड़े उत्प्रेरक एक नए धर्म का जन्म हुआ था। ये टाइमलाइन सच में बहुत दिलचस्प है। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ। फिर 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नाम की एक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है 622 ईस्वी में, जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इस सफर को इतिहास में हिजरी कहा जाता है और यही वो ऐतिहासिक पल था जहां से इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई। मदीना में ही उन्होंने इस नए धर्म को आगे बढ़ाया और 632 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। मोहम्मद साहब ने जीने का एक बिल्कुल नया तरीका और नई आस्था सिखाई, जो मुख्य रूप से 5 स्तंभों पर टिकी थी। पहला है कलमा यानी ईश्वर पर अटूट विश्वास। दूसरा है नमाज यानी दिन में 5 बार इबादत या प्रार्थना करना। तीसरा रमजान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना। चौथा है ज़कात, अपने आय का एक हिस्सा दान करने की बेहद खास परंपरा। और पांचवा है हज यानी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का या मदीना जाना। इन्हीं 5 शिक्षाओं ने देखते ही देखते अरब क्षेत्र में एक गजब की लहर और नई संस्कृति पैदा कर दी। अब मोहम्मद साहब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, इस नए धर्म और बढ़ते हुए साम्राज्य को आगे कौन ले जाएगा? इस लीडरशिप वाले पद को खलीफा नाम दिया गया। शुरुआत में तो खलीफा एक धार्मिक पद था, लेकिन बहुत जल्द ये एक बेहद शक्तिशाली राजनीतिक पद भी बन गया। और इसी उत्तराधिकार की बहस को लेकर इस्लाम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बंट गया। शिया समुदाय का मानना था कि मोहम्मद साहब के दामाद अली को ही सही उत्तराधिकारी और खलीफा होना चाहिए, जबकि सुन्नी समुदाय का कहना था कि कोई भी योग्य इंसान जो धर्म के रास्ते पर चले वो खलीफा बन सकता है। ये खलीफा पद इतना ताकतवर था कि ये 1924 तक चलता रहा और इन्हीं खलीफाओं के नेतृत्व में अरब साम्राज्य तेजी से दुनिया में फैलने लगा। अब चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, सिंध पर अरब आक्रमण। वो पल जब अरब साम्राज्य और भारत आमने सामने आए। अब एक सवाल लाजमी है, हमें आज इस आक्रमण की इतनी बारीक डिटेल्स पता कैसे हैं? इतिहास सिर्फ हवा हवाई कहानियों से तो नहीं चलता। और इस घटना का सबसे प्रामाणिक स्रोत है चचनामा। ये एक फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ है
और इसी में सिंध पर अरबों की विजय, वहां के राजाओं और उस भयंकर युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल बहुत विस्तार से लिखा गया है। अगर ये चचनामा नहीं होता तो सच मानिए इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में ही रह जाता। तो अरबों ने आखिर भारत की तरफ ही कदम क्यों बढ़ाया? दमिश्क में बैठे उस समय के शासकों के दिमाग में 3 बातें बिल्कुल साफ थीं। पहला, साम्राज्य की बाउंड्री को बड़ा करना। अफ्रीका और अरब उनके कंट्रोल में आ चुके थे, अब उन्हें पूरब की तरफ फैलना था। दूसरा बड़ा कारण था बेहिसाब पैसा और संसाधन। भारत की दौलत के चर्चे दूर दूर तक थे और ये एक बहुत बड़ा आकर्षण था। और तीसरा कारण था नए नए क्षेत्रों में जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और उसे मजबूती से स्थापित करना। अक्सर ऐतिहासिक तारीखों को लेकर थोड़ी उलझन पैदा हो जाती है कि पहला हमला 711 ईस्वी में हुआ था या 712 में। चलिए इसे बिल्कुल साफ करते हैं। अरबों ने भारत में घुसने की पहली कोशिश 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदेल के नेतृत्व में की थी, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई और वो हार गए। फिर अगले ही साल यानी 712 ईस्वी में ईरान के गवर्नर अल हज्जाज ने पूरी तैयारी के साथ एक और सेना भेजी और यही था भारत पर पहला सफल इस्लामी आक्रमण, जिसका नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद बिन कासिम। जब 712 ईस्वी में ये सेना सिंध पहुंची तो उनके सामने खड़े थे वहां के ब्राह्मण शासक राजा दाहिर। और अरब सेना का कमांडर कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो उस वक्त सिर्फ 17 साल का एक नौजवान था। चचनामा बताता है कि सिंध के देबल क्षेत्र में दोनों के बीच एक बेहद खूनी और भयानक जंग हुई। इस लड़ाई में राजा दाहिर हार गए और सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि ये भारत के इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत थी। इस एक घटना ने भारी तबाही तो मचाई ही, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे बदलाव भी किए जो आज तक हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और इन्हीं बदलावों को हम समझेंगे हमारे चौथे भाग में, आक्रमण के गहरे प्रभाव। याद है शुरुआत में हमने हिंदू शब्द का जिक्र किया था? उसका राज यहीं छिपा है। दरअसल जब अरब लोग यहां आए तो वो सिंधु नदी का नाम ठीक से बोल नहीं पाते थे। सा का उच्चारण उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, तो वो इसे हिंदू बोलने लगे और इसी नदी के पार रहने वाले लोगों के पूरे इलाके को उन्होंने नाम दिया हिंद या हिंदुस्तान। जरा सोचिए, जो शब्द आज हमारे देश की पहचान का इतना अहम हिस्सा बन चुका है, वो असल में अरबों के एक भाषाई उच्चारण की ही देन है ना कमाल की बात? और हाँ, ये जो लेनदेन था ये बिल्कुल दो तरफा था। अरब अपने साथ भारत लाए खजूर की खेती और ऊंटों का पालन, जो आज भी राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में प्रमुखता से देखा जाता है। साथ ही वो दिरहम नाम के नए सिक्के भी लाए। लेकिन बदले में भारत ने जो अरबों को दिया, उसने दुनिया के विज्ञान की दिशा ही बदल दी। भारत का मशहूर कथा संग्रह पंचतंत्र और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। भारतीय खगोलशास्त्र और गणित का जो ज्ञान अरबों ने सीखा, वो ज्ञान इन्हीं के जरिए बाद में यूरोप तक पहुंचा और उसी ज्ञान ने आगे चलकर यूरोप के विकास का एक बड़ा रास्ता तैयार किया। आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भारत में पहली बार एक नया टैक्स लगाया गया जिसे जज़िया कहा गया। ये एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम नागरिकों को देना पड़ता था। इसके बिल्कुल उलट ज़कात वो टैक्स था जो सिर्फ इस्लाम धर्म मानने वालों को अपनी कमाई के एक हिस्से के रूप में दान करना होता था। ये जो जज़िया कर था ना, ये आने वाले पूरे मध्यकालीन इतिहास में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। कई राजाओं ने इसे हटाया और कईयों ने इसे दोबारा से लगा दिया। अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी भाग पर, निष्कर्ष और ऐतिहासिक मोड़। मोहम्मद बिन कासिम का यह हमला भले ही देश के पश्चिमी कोने यानी सिंध तक ही सीमित रहा हो, लेकिन इसने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जिसे फिर कभी बंद नहीं किया जा सका। उत्तर में ऊंचे हिमालय की वजह से भारत में घुसना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अरबों ने दुनिया को दिखा दिया कि पश्चिमी रास्तों और समंदर के जरिए भारत को भेदा जा सकता है। ये 712 ईस्वी की घटना बाद के हमलावरों के लिए एक सीधा ब्लूप्रिंट बन गई। इसी से प्रेरणा लेकर सदियों बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे तुर्क शासक भारत आए, जिन्होंने अंततः दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के लिए एक पक्का रास्ता तैयार कर दिया। इतिहास सच में एक पहेली की तरह है। 8वीं सदी में रेगिस्तान से आया एक अकेला तूफान, और उसने सिर्फ कुछ राजाओं को ही नहीं हराया, बल्कि जो भाषा हम बोलते हैं, जो खाना हम खाते हैं और आगे चलकर जो विशाल साम्राज्य बने, उन सब की नींव ही बदल कर रख दी। इसे कहते हैं असली बटरफ्लाई इफेक्ट। ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब एक अकेला आक्रमण इतना कुछ बदल सकता है, तो आज हमारे आसपास ऐसी और कितनी अदृश्य ऐतिहासिक कहानियां हैं जो चुपचाप हमारी आज की दुनिया को आकार दे रही हैं। ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं अगले विश्लेषक में इतिहास की कुछ और ऐसी ही अनसुलझी परतों के साथ।